के स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस के चैप्टर नंबर 12 से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है अगर हम हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, बिजली या विद्युत बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट कैसे फ्लो होता है, अगर किसी में फ्लो करेगा कौन कौन सी डिवाइसेस होंगे, डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट्स आएंगे, सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उससे आप कैसे इलेक्ट्रिकल पावर हम जनरेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप की चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ आ गया? तो बेसिक कौन कौन से इसमें क्या आएंगे, टॉपिक्स आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे। करंट के बाद आपका क्या आएगा, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इसके बाद आपका डिस्कस होगा इसमें सर्किट्स, सर्किट डायग्राम, सर्किट्स हम कैसे बनाएंगे। सर्किट्स के बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ। इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट लॉ रहेगा जिस पर हम काफी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन के डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन द सर्किट। कैसे हम रेजिस्टेंस को सर्किट में डिफरेंट तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको कॉम्बिनेशन के बाद आपका आएगा इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे जो आपने क्लास 9th में एनर्जी और पावर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी वो किस टाइप की होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी और पावर के बाद इसके बाद आपके क्या आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें ट्रांसमिशन ऑफ पावर डिस्कस कर सकते हैं। कैसे आपका जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर, वो कैसे पावर प्लांट से हमारे घरों तक पहुंचता है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ठीक है, इस तरीके से हम इनको चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ पावर तक। समझ आ गया? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ एंड सो रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और इसके बाद आपका क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ये हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। बेसिकली जो सर्किट्स वाले क्वेश्चन होंगे, रेजिस्टेंस वाले, वहां पर क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको मेजर करते हैं, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं करंट क्या होता है। करंट का मतलब क्या है, करंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज का फ्लो। करंट क्या होता है, किसी भी चीज का फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी चीज का फ्लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, करंट। ओके, ये लिख सकते हैं फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई भी चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एयर चल रही है, हवा चल रही है, इस तरफ क्या चल रही है, आपकी विंड चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एयर करंट बोलेंगे। अगर इस तरफ आपको क्या फ्लो कर रहा है, वाटर, पानी फ्लो कर रहा है इस तरफ, इस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर करंट फ्लो, वाटर करंट बोलेंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपके चार्जेस आ रहे हैं, इस तरीके से आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बेसिकली क्या करना है, डिस्कस करना है। समझ आ गया? ठीक है, तो करंट का बेसिकली मतलब होता है फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर कोई चीज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कौन सी चीज डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, चार्ज। चार्ज क्या होता है, तो थोड़ा सा हम चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। चार्ज क्या होता है,
तो चार्ज क्या है, किसी भी सब्सटेंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है जो क्या बताती है उसका कि उसके अंदर कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा होंगे। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं, उसमें चार्ज बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल होते हैं। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके एटम के चारों तरफ छक्का लगाता है। इस तरीके से ये पार्टिकल्स होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको चार्ज पता है, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज पता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बैलेंस हो जाते हैं तो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, फिर वो न्यूट्रल नहीं रहता है। तो चार्ज इसी वजह से आता है। तो चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होगा। किसी भी सब्सटेंस की बेसिक प्रॉपर्टी जैसे कि मास होता है, मास की तरह भी चार्ज एक किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बताएगा, जो क्या बताएगा, करंट बताएगा बेसिकली। तो ये क्या बताता है, ये बताता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक है, इट शोज इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या बताता है, उसका चार्ज। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हम इसका सिंबल देखेंगे चार्ज का, तो चार्ज का सिंबल क्या हो जाएगा आपका, Q होगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल q से लिख सकते हैं। और इसका अगर मेजर कैसे करेंगे, इसके लिए SI यूनिट होता है आपका। SI यूनिट क्या होता है, कूलम। इसकी SI यूनिट होता है आपका कूलम। कूलम को कैपिटल C से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये SI यूनिट पता होना चाहिए। SI यूनिट के अलावा जो चार्ज है वो किस टाइप की क्वांटिटी है, जैसे आपने 2 टाइप की क्वांटिटी पढ़ा होगा, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनका ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो चार्ज किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर। चार्ज किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मींस इसका क्या होगा, इसका ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू होगा, मतलब जैसे चार्ज होगा 10 कूलम होगा, 5 कूलम होगा, 6 कूलम होगा, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 10 कूलम ऊपर की तरफ, 10 कूलम नीचे की तरफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड ही होगा, बट डायरेक्शन नहीं होगा। समझ आ गया। तो मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज हमारा 2 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है, अगर हम टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज 2 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। 2 डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं। अब ये भी चीज पता होगा आपको, अगर हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पास में रखते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज को पास में रखते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। मतलब रिपल्सन होगा, मतलब ये दूर दूर भागेंगे। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को पास में रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को पास में रखेंगे, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। मीन्स इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मीन्स अगर सेम नेचर के चार्ज है तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अपोजिट नेचर के चार्ज है तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन। मीन्स ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये क्या होगा, ये वाला चार्ज होगा, ये वाला चार्ज, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, बट जो ए वाले चार्ज होंगे एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होती है, इंट्रैक्शन होता है। सिमिलर चार्ज है, सिमिलर नेचर है, यहाँ पे नेचर क्या है, सिमिलर नेचर है, तो रिपल्सन होगा। अगर अपोजिट नेचर है तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से हमारा चार्ज होता है। इसके अलावा हम इसमें कुछ और चीज इसमें देख सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज कितना होगा, देख सकते हैं, बता सकते हैं सबसे छोटा चार्ज कितना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर सबसे छोटा चार्ज कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कितना होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज।
एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज को जैसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई की वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसकी वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है, लेकिन जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो यही रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁹, इतना कूलम। समझ आ गया? या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। समझ आ गया? तो ये एलिमेंट्री चार्ज होता है। जैसे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। तो अगर हम चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है इक्वल टू माइनस ई। माइनस ई मीन्स माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सिमिलरली चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है प्लस ई, ये कितना हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना होगा। ठीक है। अगर आप चार्ज ऑन न्यूट्रॉन लिखोगे, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा प्लस, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा जीरो, वो तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा उसको क्या बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। इसकी वैल्यू हमें ध्यान रखना 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है चार्ज जीरो, मतलब इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है बिकॉज इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखते हैं कि अगर आपको कोई भी जैसे एटम है वो क्या न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल क्या होता है क्योंकि उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतनी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर प्रोटॉन, तो उस पर नेट चार्ज क्या होगा जीरो। तो जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है उतनी प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर चार्ज क्या होगा जीरो, मतलब ये क्या होगा न्यूट्रल होगा। जैसे एटम न्यूट्रल हो सकता है वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अगर उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या जाएगा उसके ऊपर कैसे चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा चार्ज क्या होगा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है प्रोटॉन से ज्यादा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, तो इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव, मींस इसको क्या बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। क्या बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है तो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। अगर और ले लेते हैं, अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है तो अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए ज्यादा और प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज ये क्या है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें कम, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज कब होगा जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें कम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां से पता चल रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के बराबर है तो क्या होगा चार्ज क्या रहेगा जीरो, मतलब न्यूट्रल रहेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बैलेंस रहेगा तो उनके बीच में क्या रहेगा आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पॉजिटिव। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो वो तो कभी बाहर नहीं आते हैं। ओनली जो बाहर जा सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही एटम से बाहर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही एटम के अंदर आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे ही उसी किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए कम हो गए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और नंबर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आता है वो किस वजह से आता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लिख सकते हैं चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज
ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। अगर वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तभी उसके ऊपर चार्ज आ सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेगा तो उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसके 10 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दिए तो कैसे कितना चार्ज आएगा वो हम बता सकते हैं? ये बता सकते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट ने, एक ऑब्जेक्ट ए है, ए ऑब्जेक्ट है, इसने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया बी, ठीक है, दोनों न्यूट्रल थे। इसने क्या किए, इसको 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। पहले दोनों क्या थे? न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल थे, ए भी न्यूट्रल था, ए भी न्यूट्रल था, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिए? 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। तो किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव, बता सकते हैं? जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जिसको पास इलेक्ट्रॉन आ गए उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा ये बता सकते हैं? बता सकते हैं कितना चार्ज आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन देंगे, देखो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है? ई। जितने इलेक्ट्रॉन गए उतनी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कम हो जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए उतनी तो प्रोटॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए उसी के करस्पॉन्डिंग इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? +10 × E, यही आएगा। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा? +10, मतलब 10 प्रोटॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। 10 प्रोटॉन एक्टिव हो गए तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? +10E, और इसके ऊपर उसी के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? -10E। E सबसे छोटा चार्ज है। E चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर? तो 10 इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था E, तो उसके करस्पॉन्डिंग 10 टाइम्स इस पर चार्ज आ गया। सिमिलरली इस पर 10 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अलावा नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आया? तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। तो इन जनरल हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो चार्ज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, अगर n क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, या फिर इसको बोल सकते हैं कि n क्या है? नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। n क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो उस पर चार्ज क्या लिख सकते हैं? चार्ज हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट Q = n × E। Q = क्या लिख सकते हैं? Ne, या फिर इसको लिख सकते हैं ±Ne, वेयर n क्या हो जाएगा? इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर बोल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? ट्रांसफर हुए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपको चार्ज निकालना है तो आपको बस क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हमें पता चल गया, उसे क्या निकाल सकते हैं? चार्ज निकाल सकते हैं। समझ आ गया? ओके, तो हमने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से क्या करते हैं? अगर हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं, इस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या उसको उससे निकाल लेते हैं, या फिर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? Q = ±n × E, यही होगा। यार n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, यही बताया था। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, या उसमें बोल सकते हैं कि कितने उसके अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? Q = n × E। अब अगर Q कितना है? Q कितना है? अगर 1 कूलम, अगर हम चार्ज कितना लेते हैं? 1 कूलम चार्ज ले लेते हैं। अगर हम 1 कूलम चार्ज लेते हैं तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q = 1 रख देंगे, = n × E। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा? 1/E। सो यहाँ पे 1/E की वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 10⁻19। इसको डिवाइड कर देंगे तो n = क्या होगा? 1 हो जाएगा 6.25 × 10⁻80। इतनी n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें 1 कूलम चार्ज लाना है तो उसके लिए हमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। समझ आया? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिखेंगे? 1 कूलम चार्ज इज
इक्विवेलेंट टू 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स 1 कूलम चार्ज किसके इक्विवेलेंट है? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर 1 कूलम चार्ज हमें लाना है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज ये क्या होगा, कई जगह पर यूज होगा। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इतना चार्ज हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको वहां पे भी एप्लीकेबल होगा, जहां पे क्या होगा आपका, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो कितना चार्ज मूव कर रहा है, तो कितना चार्ज मूव करेगा, n × e, इतना चार्ज मूव करेगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया? तो ये क्या था, बेसिकली चार्ज के बारे में कहानी थी। यहाँ पे क्या होगा, 1 कूलम चार्ज हो गया, 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। यहाँ से आप ये भी बता सकते हो कि अगर 1 कूलम चार्ज लाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, इसका मतलब 1 कूलम क्या होगा, एक बहुत बड़ी यूनिट होगा। बहुत बड़ी यूनिट होगा तो आप छोटी यूनिट यूज कर सकते हो, जैसे मिली कूलम, माइक्रो कूलम एक्सेट्रा, ये सब छोटी यूनिट्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 कूलम आपकी बहुत बड़ी यूनिट होता है। अब इस चार्ज के बेसिस पे हम मटेरियल्स को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट होता है आपका कंडक्टर। पहले तो जो वो मटेरियल है जिनमें चार्ज आसानी से फ्लो हो सकता है, या चार्ज फ्लो होता है मतलब क्या होता है, करंट फ्लो। ठीक है, तो इनमें क्या कर सकते हैं, आपका चार्ज कैन फ्लो इजिली, और इनमें क्या हो सकता है, करंट कैन फ्लो इजिली। करंट इजिली फ्लो कर सकता है मतलब चार्ज इजिली फ्लो कर सकता है। तो चार्ज इजिली फ्लो करेगा, इस टाइप के मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हम लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसके, मैक्सिमम जो मेटल्स है ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स होंगे। मेटल्स में क्या आ गया, मेटल्स में लिख लो आप, आयरन लिख लो, सिल्वर लिख लो, कॉपर लिख लो, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हो जाएंगे। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसी के अलावा लिक्विड में भी आप वाटर ले सकते हो, वाटर भी क्या होगा, एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इनके लिए बेसिकली कंडक्टर की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने बताया था एटम होता है, एटम के अंदर क्या होते हैं, 2 टाइप के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, नहीं घूमते रहते, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं वो एटम से ही अटैच होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से बताया था कि अगर आपका कोई न्यूक्लियस है तो उसके चारों तरफ आपके डिफरेंट ऑर्बिट्स में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इनको क्या बोलते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के चला जाता है, अगर क्या होगा, इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के चला गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया, ये फ्री हो गया। ये क्या हो गया, एटम से फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के चला जाता है, कुछ भी इसको एनर्जी मिली, कुछ मिला, हमें नहीं पता क्या मिला, लेकिन अगर ये एटम को छोड़ के चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कॉपर है आपका, कॉपर मेटल है, उसमें बहुत सारे कॉपर एटम होंगे। कॉपर एटम होंगे तो हर एटम के पास हर एटम के पास क्या होंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन उनके अलावा क्या होगा, बाउंडेड के अलावा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कॉपर में घूमते रहते हैं। कॉपर जो मेटल है उसके अंदर जो 2 एटम के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें वो घूमते रहते हैं, समझ रहे आप। तो वो हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसलिए हमें यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब है, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो मूव कर पाएंगे। जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से कुछ आपका ना, आप उससे क्या कर सकते हो, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो नहीं करा सकते। ओके, करंट फ्लो कराने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, वही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो एटम के चारों तरफ पहले से घूम रहे हैं, वो तो हमेशा घूमते रहेंगे, समझ रहे आप।
इसीलिए कंडक्टर्स में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मींस मैक्सिमम होते हैं, ओके, इसलिए इनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। समझ आ गया? तो ये क्या था आपका कंडक्टर, इसी का जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में बोलेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं, करंट इनमें आसानी से फ्लो नहीं हो सकता है, करंट डज नॉट फ्लो। इनके अंदर करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो नहीं होगा, या बोलेंगे बिल्कुल ही फ्लो नहीं होगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंसुलेटर्स होता है। इंसुलेटर के एग्जांपल हम बता सकते हैं, इंसुलेटर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, एटसेट्रा, ऐसे आपके एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, ओके। तो इंसुलेटर के एग्जांपल हो जाएंगे। अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बात करेंगे तो में करंट फ्लो होता नहीं है। करंट फ्लो नहीं होगा मतलब इसके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इनके अंदर नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेग्लिजिबल लगभग कितना होगा, 0 के बराबर। अगर कंडक्टर से कंपेयर करें इंसुलेटर को, तो इंसुलेटर में अगर कितने 10⁻18 तो इसमें कितने होंगे, 18। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब इसमें लगभग कितना होगा, 0 के बराबर है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसलिए इसमें करंट कितना फ्लो होगा, नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा, और बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर। एक और इसके बीच में आता है जिसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, जिसकी प्रॉपर्टी दोनों के बीच में होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, जब क्लास 12 में आओगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में उसकी प्रॉपर्टी रहती है, समझ आया? तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, बस हमें कंडक्टर इंसुलेटर अभी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल पता होने चाहिए, कौन से कंडक्टर होंगे, कौन से इंसुलेटर होंगे। कंडक्टर में करंट फ्लो किस वजह से होता है, बिकॉज उसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो एटम से अटैच नहीं होते। एटम से अटैच वाले तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटम से छोड़ के चले जाते हैं। और जो मेटल है, जो मटेरियल के अंदर जो फ्री स्पेसेस है, जो खाली जगह है दो एटम्स के बीच में खाली जगह होगी, उस खाली जगह में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल्स हो गए और कंडक्टर्स हो गए, उनमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें आसानी से करंट फ्लो कर जाता है। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, इनका नंबर क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इनमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होता और करंट लगभग इनमें फ्लो नहीं होता है। समझ आ गया? तो इस तरीके से दो टाइप के मटेरियल हो गए, कंडक्टर और इंसुलेटर, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। डिपेंडिंग ऑन द चार्ज किसमें कितना आसानी से चार्ज आ पाएगा। कंडक्टर को आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, उससे इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, ठीक है। वो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो भी करा सकते हो आसानी से कंडक्टर में। लेकिन ऐसा हम इंसुलेटर में नहीं कर सकते। इंसुलेटर में ऐसा करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होता है, ओके। इसलिए कंडक्टर्स में आसानी से करंट फ्लो कर जाता है और इंसुलेटर में आसानी से करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो अब सब में क्या होगा, सब कुछ हमें क्या करना है, एक करंट के बारे में डिस्कस करना है। करंट बेसिकली होगा क्या, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या डायरेक्शन होगा, वो सब देख लेते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं आपका करंट। करंट बेसिकली क्या होता है, करंट किस चीज को बोलते हैं। बेसिकली करंट का बेसिक मतलब जैसे मैंने बताया था पहले कि करंट क्या होता है, किसी भी चीज का फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी चीज का फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ये करंट का बेसिक मतलब क्या होता है, करंट का बेसिक मतलब होता है फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि अगर क्या होगा, इस तरफ क्या चल रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड चल रही है तो उसको विंड करंट बोलेंगे। अगर वाटर, किसी रिवर में पानी फ्लो कर रहा है, किसी आगे की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर करंट बोलेंगे। किसी तरफ मास फ्लो कर रहा है, मास फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, उसको मास करंट बोलेंगे। अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ गया? तो हमें क्या करना है, हमें तो किससे मतलब है, इलेक्ट्रिक करंट से। यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से मतलब है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में
चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो चार्ज फ्लो किसमें होगा, ज्यादातर जो करंट फ्लो होता है वो किसमें होता है, कंडक्टर में होता है। तो अगर हम कह लेते हैं कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है, इस तरीके से क्या ले लिया, कोई एक कंडक्टर है और इसमें कुछ आपका कितना चार्ज, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज। और सपोज इस कंडक्टर में क्यू चार्ज फ्लो होने में टी टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। क्या डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through a conductor, the rate of flow of charge through a conductor is called electric current। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और सिंपली हम इसी को क्या बोलेंगे, हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब, करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए हम इसको करंट ही बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, करंट। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। समझ आ गया, सिंपल की हमारी डेफिनेशन है। ठीक, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोलोगे कि किसी भी कंडक्टर से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। दूसरे टर्म में ये बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब अगर आप लिखोगे रेट ऑफ फ्लो, इसका मतलब क्या होता है, फ्लो इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, यूनिट टाइम मतलब क्या होगा, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ आया। तो हम इसमें लिख सकते हैं इफ क्यू, क्यू इज द चार्ज, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर इन टी टाइम। कितने टाइम में, टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। सो करंट क्या होगा, सो करंट हम लिख सकते हैं करंट थ्रू द कंडक्टर। करंट को किससे, आई से लिखते हैं, आई इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, इसका मतलब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। ये हमारा करंट का फॉर्मूला होगा, चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम में, क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रहा है, तो उससे करंट कितना फ्लो होगा, क्यू बाई टी, इतना करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, एक करंट का मैग्नीट्यूड बताएगा, करंट की वैल्यू क्या होगा, आपको चार्ज फ्लो पता है, टाइम पता है, तो उससे क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होगा, कूलम, टाइम की यूनिट क्या होगा, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम पर सेकंड। ठीक, ये हमारी क्या होती है, करंट की यूनिट। करंट की यूनिट क्या होगा, एम्पियर। समझ आ गया। इस कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, हम एम्पियर बोलते हैं। ए से लिखते हैं, कैपिटल ए से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एम्पियर। इस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर एम्पियर। ठीक, इसकी एक्चुअल आप डेफिनेशन पढ़ोगे जब क्लास 12 में आ जाओगे, वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इसकी हम एक्चुअली डिफाइन करेंगे। इसकी जो ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। 1 एम्पियर कितना होता है, 1 कूलम पर सेकंड। अगर इसको हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर करंट कितना होगा। तो 1 एम्पियर करंट हम देते हैं, 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट होगा कितना, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 कूलम, T इक्वल टू लिखते हैं हम 1 सेकेंड, देन करंट कितना आएगा, I इक्वल टू 1 एम्पियर, यही आएगा। अगर चार्ज की वैल्यू 1 रख दो, चार्ज की वैल्यू 1 रखो, टाइम की वैल्यू यहाँ 1 सेकेंड रखो, तो I इक्वल टू 1 आएगा, 1 क्या होगा, एम्पियर। तो इस तरीके से हम 1 एम्पियर करंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज,
through a conductor in 1 second, then the current flow through the conductor is called 1 ampere. इस तरीके से लिख सकते हो, if 1 coulomb charge flows through the conductor in 1 second, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, in 1 second, then current through the conductor is called 1 ampere. कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. तो किसी भी कंडक्टर से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर. समझ आ गया. तो इस तरीके से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट हमने इसके फॉर्मूले I = Q/T से डिफाइन किया है. एक्चुअल डेफिनेशन जैसे मैंने बताया हम जब 12th में आएंगे तब डिफाइन करेंगे. जहाँ पे आप मैथ फिल कर क्या करोगे, फॉर्मूला हम वहां पे ड्राइव करके उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आती है. ये चीज हमें ध्यान रखना है. तो ये हमारी क्या आ गई, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन आ गई. 1 एम्पियर क्या होगा, करंट का यूनिट. अब यहाँ पे अगर हम करंट देखेंगे तो करंट किस टाइप की क्वांटिटी है, करंट किस टाइप की क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर, किस टाइप की क्वांटिटी है, करंट स्केलर होगा कि वेक्टर, क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, स्केलर या वेक्टर. किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, जैसे किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, हमने बताया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है. अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस तरफ, तो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो करंट किधर फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन तो होगी ना. लेकिन डायरेक्शन होगी तो इसके पास अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए. लेकिन ये वेक्टर नहीं होता है, क्या होता है, स्केलर. करंट क्या हो जाएगी आपकी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी होगा, करंट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा. क्यों, बिकॉज I = क्या है, Q/T. I = Q/T है. Q और T दोनों क्या है, स्केलर. Q और T दोनों स्केलर है, Q और T दोनों स्केलर है, तो करंट भी क्या होगा, स्केलर होगा. समझ आ गया. Q और T दोनों स्केलर है तो क्या हो जाएगा, करंट भी स्केलर होगा. मीन्स करंट का क्या होगा, इससे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे. बट हमने बताया कि किसी फ्लो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन तो रहेगा, लेकिन वो डायरेक्शन किसका होता है, डायरेक्शन किसका होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस का. किसका डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस. तो फ्लो ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग हम करंट की डायरेक्शन बताते हैं. ठीक है. यहाँ पे लिख सकते डायरेक्शन किसका होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट तो डिपेंड करता है आपके चार्जेस किस टाइप के फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं या फिर नेगेटिव फ्लो कर रहे हैं. समझ आया. तो जो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, कन्वेंशनल रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं. कन्वेंशनल जो पुराने जमाने में कई टाइम पहले जो साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन कर दिया कि इस तरीके से करंट का डायरेक्शन हमें लेना है, तो वही डायरेक्शन हम अभी तक लेते हैं. तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, जस्ट हम लिख लेते हैं. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is along the flow of positive charges and opposite to the flow of negative charges. Opposite to the flow of negative charges. जो करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्जेस के तो फ्लो के डायरेक्शन में होगा. फ्लो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो करंट कहाँ पर फ्लो करेगा, करंट कहाँ पर फ्लो करेगा, इस तरफ. करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसके अलोंग ही होगा. करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इसके अलोंग. बट अगर आपके नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, माइनस माइनस
माइनस इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो फिर करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अपोजिट। करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा। एक कन्वेंशनल रूल है, कन्वेंशनल रूल होगा आपका, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब हमारे लिए जो करंट हमें जो डिस्कस करना है वो किस में डिस्कस करना है? कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर में डायरेक्शन क्या होगा? कंडक्टर में डायरेक्शन क्या होगा? कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कंडक्टर में सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उसमें डायरेक्शन कैसे लेंगे? अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट निकालो, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ये लिख लेते, करंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? करंट इन कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका फ्लो होता है करंट। करंट किस वजह से फ्लो होता है कंडक्टर में? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका करंट फ्लो होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगा? ओके, तो डायरेक्शन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो जैसे आपका इस तरीके से कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ हो जाएगा। समझ आ गया? तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है किसकी वजह से करता है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ जा रहा है तो करंट किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। ये चीज हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगर अपोजिट होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो जाएगा? करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो क्या होता है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जिस तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। बाकी मटेरियल्स में जैसे गैसेस हो गए और क्या हो गया? लिक्विड हो गया, वहां पर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से करंट फ्लो कर सकता है। बट कंडक्टर्स में जो पॉजिटिव जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? न्यूक्लियस के ऊपर। तो वो न्यूक्लियस वगैरह एटम तो फिक्स होते हैं, वो सारे एटम फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। ना न्यूक्लियस मूव कर रहा है, ना उसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो तो फिक्स ही रहेंगे। ठीक है, सारे एटम्स फिक्स होते हैं, ओनली मूव क्या करते हैं इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेंगे, ओनली क्या मूव करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिधर जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। लेकिन बाकी सब्सटेंस होंगे और भी सब्सटेंस, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस हो गए, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस मूव करते हैं। तो वहां पर फिर आपको करंट का डायरेक्शन इस रूल के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, इस पॉजिटिव की डायरेक्शन में और नेगेटिव की अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ गया? तो उसके लिए बेसिकली रूल है, करंट आपका अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग तरीके से फ्लो हो सकता है, इसलिए रूल है। हमें जो डिस्कस करना है वो कंडक्टर में करंट डिस्कस करना है। कंडक्टर में करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? नेगेटिव जो आपके क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी वजह से। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट उनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और कंडक्टर में ओनली नेगेटिव जो चार्ज, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही मूव करेंगे। इसके अलावा जो एटम्स हैं जो और जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो मूव नहीं करेगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है। उसमें जो एटम्स वगैरह सब फिक्स रहेंगे, ओनली मूव क्या करेंगे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। समझ आ गया? तो हमने यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड देख लिया। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। अगर करंट किसी भी कंडक्टर में Q चार्ज फ्लो कर रहा है t टाइम में, तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा? करंट कितना फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा आपका Q/T। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट बता देंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। समझ आ गया?
तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड हो गया, करंट की यूनिट हमने बता दिया एम्पियर होता है। अब इसमें देखते हैं करंट को मेजर कैसे करते हैं। किसी भी अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर करंट इन अ वायर, करंट इन ए वायर। किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है और बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वायर में करंट फ्लो मेजर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अमीटर। क्या बोलते हैं, अमीटर। अमीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इस तरीके से सिंबल होता है, ये अमीटर होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। अमीटर इस तरीके से सिंबल होगा। ये क्या हो जाएगा, इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये इसके टर्मिनल्स नहीं होते, एक्चुअल में बैटरी के टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं। इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। समझ आ गया, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब बैटरी में भी क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, बैटरी में करंट हमेशा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ठीक है। यहां पर ये भी लिख सकते हैं हम, करंट फ्रॉम बैटरी कम्स आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी के भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड गोज इनटू नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एंड। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स में क्या करती है, करंट अंदर जाती है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आती है। तो इस तरीके से अगर आप क्या बनाओगे, कोई सर्किट बना लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज एक वायर है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस तरीके से एक बैटरी लगा हुआ है। एक बैटरी है आपका कोई, इसके दो टर्मिनल्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से आपने क्या लगा दिया, एक वायर लगा दिया। तो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में इस तरीके से एंटर करेगा और करंट इस तरीके से जाएगा। जितना करंट बैटरी से बाहर आता है उतनी करंट इसके अंदर जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपका 10 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है तो 3 10 एम्पियर करंट बैटरी में अंदर भी जाएगा। अब अगर इसको आपको क्या करना है, मेजर करना है करंट को, तो मेजर करने के लिए क्या करेंगे, हम अमीटर का हेल्प लेंगे। अमीटर का हेल्प लेंगे। अमीटर को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर। अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब जिस वायर में आपको करंट मेजर करना है उसी वायर में सीधे सीधे लगा देंगे। टर्मिनल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। ये लिख लेना है यहाँ पर, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ वायर। वायर में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, वायर में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, करंट आप मेजर कर सकते हो। जैसे इस वायर में करंट मेजर करना है तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये आपकी क्या होगी, बैटरी, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, अमीटर हो जाएगा। इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल ले। तो इस तरीके से अमीटर आपका करंट मेजर करेगा। करंट अमीटर क्या होगा, सीधी सीधी आपको रीडिंग दे देगा, ठीक है। जैसे अगर मिली अमीटर है तो मिली एम्पियर में आपको दे देगा, माइक्रोमीटर है तो माइक्रो एम्पियर में दे देगा। इस टाइप के अलग अलग आपके अमीटर्स होते हैं। जैसे मिली एमीटर है तो वो क्या होगा, मिली एम्पियर में देगा। 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। माइक्रोमीटर है तो 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, कितना, 10⁻⁹ एम्पियर। इस तरीके से छोटी छोटी सी यूनिट्स है। जो हमने बताया था बड़ा यूनिट है, जैसे 1 एम्पियर तो क्या होता है, बहुत बड़ा यूनिट होगा जिसके लिए आपको 1 कूलम चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा। 1 कूलम चार्ज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए 1 एम्पियर भी क्या होगा, बहुत लार्ज करंट होगा। अगर आप 1 एम्पियर करंट देखोगे तो यहाँ पर ये लिख सकते हो, 1 एम्पियर करंट किसके कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के बराबर होगा। 1 एम्पियर करंट फ्लो कराना है, 1 एम्पियर करंट कितना होता है, ये किसके बराबर होता है, 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। और 1 कूलम चार्ज कितना होता है, हमें बताया था 6.25 × 10⁻⁷
18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इक्विवेलेंट का साइन है इस तरीके से, तो क्या लिख सकते हैं हम 1 कूलम 1 एम्पीयर करंट 1 कूलम चार्ज पर सेकंड के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, किसके बराबर होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। मीन्स अगर किसी वायर में आपको 1 एम्पियर करंट फ्लो कराना है तो उससे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, जो 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर एक वेरी लार्ज यूनिट होता है। ये क्या होगा, लार्ज यूनिट ऑफ करंट, करंट की लार्ज यूनिट होगा। और जब ये करंट की अगर लार्ज यूनिट होगा तो स्मॉलर यूनिट्स आप यूज कर सकते हो इस तरीके से, स्मॉलर यूनिट। और भी आप लिख सकते हो 1 नैनो एम्पियर लिख सकते हो। नैनो एम्पियर कितना हो जाएगा, 10⁻, सॉरी माइक्रो एम्पियर कितना होगा, 10⁻⁶। नैनो एम्पियर कितना होगा, 10⁻⁹ एम्पियर। इस तरीके से छोटी यूनिट्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर, ठीक है। तो इनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप हर जो करंट होगा 1 मिली एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, 1 माइक्रो एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने पड़ेंगे, और इसमें कितने करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने पड़ेंगे, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि 1 एम्पियर में हमें 1 कूलम चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा पर सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज में होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने पड़ेंगे। ओके, इस वजह से क्या होगा, एक लार्ज यूनिट होगा। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल ले लिया हमने कि क्या हो जाएगा, अगर कोई भी जैसे वायर है, कोई भी कंडक्टर है, सपोज ये क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। ये कॉपर आपका कॉपर का कंडक्टर हो गया, इसमें से आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो आपको गिवन है। ये आपको दिया हुआ है 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मूव कर रहे हैं। 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मूव कर रहे हैं। कितने टाइम में, इन टाइम आपको दिया गया है इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कॉपर कंडक्टर है, इसमें 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स 10 सेकेंड में मूव कर रहे हैं। तो 10 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो के लिए क्या लगाते हैं, I = Q/T। Q क्या होगा, N × E/T। N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N की वैल्यू रख देते हैं 6.25 इंटू 10⁻15 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन T क्या होगा 10। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट तो करना है, कितना आएगा, कर सकते हैं कैलकुलेट। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 इंटू 6.25, ये कितने का होगा, 16 5 80, 16 इंटू कितना होगा 32 8 40, और 66 कितना होता है 96, और 96 4, 66 क्या होता है 96, और 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा 100, और ये कितने डेसिमल प्लेस आएंगे, 3 डेसिमल प्लेस। अपॉन क्या था 10, और ऊपर क्या बचा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 बचा यहाँ पर, यही आएगा ना। 16 इंटू 5 80 0, 16 इंटू 32 32 प्लस 8 40, और 16 6 96 प्लस 4 100। तो ये हो गया 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना करंट आया, तो करंट आ गया आपका 10⁻⁻4, या फिर लिख सकते हो 0.1 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। कितना करंट आया, 10⁻⁻3 के लिए क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, I = क्या लिखेंगे 0.1 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर। इतना करंट की वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्शन आपको पता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। समझ आ गया। आपको क्या दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो करंट आपको निकालना है कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट की वैल्यू लिखा हमने, करंट की वैल्यू क्या होता है Q/T।
Q की वैल्यू रख दिया n इंटू ई। अगर n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, n इंटू ई के बराबर। n की वैल्यू ये हो गया, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइड बाई टाइम कितना हो गया 10। सॉल्व कर लिया हमने तो ये कितना आ गया 0.1 मिली एम्पियर। समझ आ गया। तो इस तरीके से हमारा किसी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन होगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी यूनिट क्या होगा, वो सब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा करंट को किसी वायर में कैसे मेजर करेंगे उसके लिए हमने डिवाइस बताया, क्या होता है अमीटर। और वायर में जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगा, वो कहाँ से निकलेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में अंदर चला जाएगा। अमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और कहाँ पर लगाएंगे, जिस वायर में करंट मेजर करना है उसी वायर में सीरीज में लगा देंगे, सीधा सीधा उसी में कनेक्ट कर देना है, बस टर्मिनल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, करंट की वैल्यू बता सकते हैं, कितना वैल्यू होगा इस वाले क्वेश्चन में बता सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है तो उससे भी निकाल सकते हैं और चार्ज दिया है तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या था, पूरी करंट की कहानी थी। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा कि वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसकी वैल्यू कितना होगा, उसकी यूनिट क्या होगा, ये सब हमने डिफाइन किया। अब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसका बेसिक रीजन क्या है, कैसे करंट फ्लो करता है। ठीक है, और करंट फ्लो क्यों करता है, ये हम बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।